हेलो हाय स्टूडेंट, वेलकम बैक माय चैनल। स्टूडेंट, हम बीए फर्स्ट सेमेस्टर का जो को कैरिकुलम है भोजन पोषण एवं स्वच्छता का एमसीक्यू क्वेश्चन हम देख रहे थे। पिछले वीडियो में हमने 45 क्वेश्चन देख लिया है। आज हम 46 क्वेश्चन से देखेंगे। स्टूडेंट, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको वीडियो यूजफुल लगे तो लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर कीजिएगा। स्टूडेंट, आपको हमारे चैनल पे बीए के को कैरिकुलम और होम साइंस के संपूर्ण क्लास मिलेंगे। बीए फर्स्ट सेमेस्टर, सेकेंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर, एमए का सारा क्लास आपको मिलेगा। ठीक है, चलिए आज का क्वेश्चन हम आगे का देखते हैं। हमारा क्वेश्चन है, निम्न में से कौन विटामिन के का स्रोत है। विटामिन के के विषय में पहले हम आपको थोड़ी सी जानकारी दे दें। विटामिन के को प्रोथोम्बिन भी कहते हैं। प्रोथोम्बिन विटामिन कहते हैं क्योंकि विटामिन के जो होता है वो रक्त का क्लॉट अर्थात रक्त का थक्का जमाने में सहायक होता है। जब किसी भी प्रकार की चोट लग जाती है तो ब्लडिंग होती है, हमारे शरीर से ब्लड बाहर निकलता है। यही विटामिन के होता है हमारे शरीर में जो कि ब्लड को जमाता है, जिससे कि ब्लड जम जाता है जब तो हमारे शरीर से ब्लड बाहर नहीं निकलता है। ठीक है, तो इसको प्रोथोम्बिन विटामिन के भी कहते हैं। इसकी प्राप्ति का स्रोत क्या है? ऑप्शन दिया है हरी सब्जी, साग, पालक, सलाद, बंद गोभी, फूल गोभी, गाजर, मटर या उपयुक्त सभी। तो उपयुक्त सभी जो है इसका राइट ऑप्शन होगा। विटामिन के की प्राप्ति हमें हरे साग सब्जी, पालक, सलाद, पत्ता गोभी, फूल गोभी, मटर इन सब से होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, निम्न में से कौन विटामिन सी का स्रोत है। विटामिन सी के विषय में आप जानते हैं, विटामिन सी को हम एस्कॉर्बिक एसिड भी कहते हैं। विटामिन सी एक ऐसा विटामिन है जो हमें समस्त खट्टे खाद्य पदार्थों से प्राप्त होता है। विटामिन सी को हम एंटीऑक्सीडेंट विटामिन भी कहते हैं क्योंकि हमारे शरीर में रोग रोधक क्षमता उत्पन्न करता है। ठीक है, विटामिन सी की प्राप्ति के लिए स्रोत का ऑप्शन दिया है आंवला, अमरूद, संतरा। बी ऑप्शन है नींबू, मौसमी और टमाटर। सी है अंकुरित मूंग, चना, ताजी हरी सब्जी या उक्त सभी। तो हमारा राइट ऑप्शन जाएगा स्टूडेंट उक्त सभी। ठीक है, लेकिन यहाँ एक और क्वेश्चन देखिएगा, अगर मुख्य स्रोत पूछता कि निम्नलिखित में से मुख्य स्रोत कौन सा है विटामिन सी का, तो हम आपको बता दें विटामिन सी का रिच सोर्स आपका आंवला है। आंवला में सबसे अधिक मात्रा में विटामिन सी पाया जाता है। ठीक है, कभी कभी ये प्रश्न पूछता है, रिच सोर्स पूछ देता है, तो आपका आंसर क्या होगा? आंवला। यहाँ इस क्वेश्चन का आंसर है उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट, विटामिन बी1 का स्रोत क्या है? अनाज, उसना चावल, दाल, काष्ठफल, तिलहन, फल, कलेजी, अंडा, मांस एवं फलियां या उपर्युक्त सभी। विटामिन बी1 क्या होता है? तो विटामिन बी एक प्रकार का जल में घुलनशील विटामिन है। विटामिन बी की कमी जब हमारे शरीर में हो जाती है तो बेरी नामक रोग हो जाता है। विटामिन बी1 से ही विटामिन बी की खोज हुई है। सबसे पहले खोज होने वाला विटामिन बी का समूह है बी1। ठीक है, विटामिन बी1 की कमी से हमको कौन सा रोग हो जाता है? बेरी रोग हो जाता है। और एक चीज़ आपको और बता दें, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की कमी से, मतलब सभी विटामिन की बी1 की कमी से हमको चर्म रोग हो जाता है, चमड़े से संबंधित रोग हो जाता है। क्लियर है? तो विटामिन बी1 का स्रोत क्या है? हमारा राइट ऑप्शन जाएगा स्टूडेंट उपर्युक्त सभी। देखिए, विटामिन बी1 का प्रश्न अगर आपको यहाँ पूछता तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, उसना चावल और अनाज में ना सबसे ज़्यादा विटामिन बी1 पाया जाता है। विटामिन बी1 का रासायनिक नाम क्या है? तो ये भी आप जानते रहिए, विटामिन बी1 को हम थायमीन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? थायमीन कहते हैं। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का ये पहला मेंबर है जिसे हम थायमीन कहते हैं, और थायमीन की कमी से बेरी नामक रोग हो जाता है। ठीक,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विटामिन B2 के स्रोत निम्नलिखित में से क्या है? दूध, दही, पनीर, हरी सब्जी, दाल, खमीर। और थर्ड ऑप्शन है अंडा, मांस, मछली, मुर्गा, कलेजी। और फोर्थ ऑप्शन है स्टूडेंट उपर्युक्त सभी। तो ये जान लीजिए जितने भी आपके विटामिन्स हैं सभी आपको फल और सब्जी से ही प्राप्त होते हैं। इसके अतिरिक्त आपको कुछ मांसाहारी पदार्थ जैसे दूध, दही, पनीर से भी आपको अच्छी मात्रा में प्राप्त होते हैं। तो विटामिन B2 की प्राप्ति उपर्युक्त सभी से होती है। विटामिन B2 को स्टूडेंट राइबोफ्लेविन कहते हैं। क्या कहते हैं? राइबोफ्लेविन कहते हैं। इसकी कमी से हमारे होठ के किनारे फटने लगते हैं और नरसोला हो जाता है। हमारे जो स्मॉल लाइन होती है, नाक के पास जो स्मॉल लाइन स्माइल लाइन होती है उस पे घाव हो जाते हैं स्टूडेंट। ये विटामिन B2 की कमी से ही होता है। विटामिन 2 का नाम क्या है? तो इसे हम राइबोफ्लेविन के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, निम्न में से कौन नियासिन का स्रोत है? नियासिन किसे कहते हैं? विटामिन B3 भी इसे कहते हैं। नियासिन को विटामिन B3 भी कहते हैं। इसकी कमी से पेलाग्रा नामक रोग हो जाता है। पेलाग्रा के 3 लक्षण होते हैं जिसे हम 3D रोग कहते हैं। 3D रोग में 3 लक्षण क्या क्या हैं? पहला है आपका डायरिया, डिमेंशिया। पहला है क्या? डायरिया, दूसरा है डिमेंशिया और तीसरा है डर्मेटाइटिस। डायरिया को हम क्या कहते हैं? दस्त कहते हैं। इसमें लैट्रिन उल्टी होना है ना, डायरिया हो जाता है। और दूसरा होता है कि मानसिक परेशानी हो जाती है, मानसिक अवसाद हो जाता है। और तीसरा होता है चर्म रोग हो जाता है, चमड़े से संबंधित प्रॉब्लम हो जाती है, जैसे चमड़े पे फफूंदी फंगस लग जाना, जैसे छोटे छोटे दाने निकल करके ब्लैक ब्लैक हो जाना, घाव हो जाना, ये सारी चीज़ें होती। और तीसरा D होता है स्टूडेंट, जब इन सब स्टेज पे इलाज नहीं होता है तो इंसान का डेथ हो जाता है, तो इसे हम 3D की बजाय 4D भी कहते हैं। ठीक है, नियासिन विटामिन B का ही सदस्य होता है। इसकी प्राप्ति का स्रोत क्या है? तो देखिए ऑप्शन दिया है दाल, साबुत अनाज, मांस, कलेजी, खमीर, तिलहन, नट्स और फलियां। तो हमारा राइट ऑप्शन है यहाँ उपर्युक्त सभी। ठीक है, एक और चीज यहाँ ध्यान रखिएगा, विटामिन B का रिच सोर्स क्या होता है? तो सूखा खमीर होता है। खमीर से बहुत अच्छी मात्रा में हमको विटामिन B प्राप्त होता है। ठीक है, आगे देखिए, निम्न में से कौन विटामिन B12 का स्रोत है? तो विटामिन B12 को हम साइनोकोबालमीन भी कहते हैं। इसका नाम क्या है? साइनोकोबालमीन भी कहते हैं विटामिन B12 को। विटामिन B12 की प्राप्ति हमें मांस, मछली, अंडा, दूध इन सब से होती है। तो इसका राइट ऑप्शन हमारा जाएगा उपर्युक्त सभी मांसाहारी भोज्य पदार्थों से हमको विटामिन B12 अच्छी मात्रा में प्राप्त। निम्नलिखित नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से फॉलिक एसिड पाया जाता है। फॉलिक एसिड किससे पाया जाता है? अनाज, काष्ठ फल, सब्जी, फल, दूध, तिलहन, दाल। तो उपर्युक्त सभी इसका भी राइट ऑप्शन है। ठीक है स्टूडेंट, आगे देख लीजिए स्टूडेंट, यहाँ विटामिन से संबंधित कुछ फैक्टर हम आपको दिखा देते हैं, यहाँ से आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए इस क्लिप को जरा से ध्यान से देखिए, पढ़िए। इसमें दिया है विटामिन के कार्य एवं स्रोत। जैसे विटामिन A है, विटामिन A के कार्य क्या होते हैं और इसके प्राप्ति के स्रोत क्या है। ठीक है, आप इसको पढ़ लीजिएगा। विटामिन D के कार्य क्या है देख रहे हैं और इसके स्रोत क्या है। इसी तरह से विटामिन C के देखिए, ये आया था ना क्वेश्चन अभी, विटामिन C का हमारे शरीर में क्या कार्य होता है और प्राप्ति का स्रोत क्या है। तो आपको पता है कि जितने खट्टे खाद्य पदार्थ, सब्जी, फल हैं उन सब से हमको विटामिन C की अच्छी प्राप्ति होती है, जैसे अमरूद, संतरा, आंवला, नींबू, मौसमी, टमाटर है ना, हरी सब्जी। ये अभी क्वेश्चन हमने आपको दिखाया है। इस तरह से विटामिन E देखिए, विटामिन E हम इसको सुंदरता के विटामिन भी कहते हैं और प्रजनन क्षमता को यह बढ़ाता है। तो प्रजनन के लिए विटामिन बहुत आवश्यक होता है। ठीक है, इस तरह से इसको हम बाष्परोधी विटामिन भी कहते हैं।
और इसकी प्राप्ति का स्रोत इधर दिया है। इसी तरह से विटामिन के, हमने अभी बताया ना आपको कि विटामिन के जो होता है प्रोथ्रोम्बिन, रक्त का थक्का जमाने में सहायक होता है। इसकी प्राप्ति कहाँ से होती है ये देख लीजिए। विटामिन B1 जिसे हम थायमिन कहते हैं, ये भी प्रश्न अभी आपने पढ़ा, तो इसका ये कार्य है और ये प्राप्ति का स्रोत है। चावल, अनाज, काष्ठफल, अभी अभी तो आपने पढ़ा है। नेक्स्ट है राइबोफ्लेविन विटामिन B2, इसके कार्य है स्टूडेंट देखिए, इसकी कमी नाक, कान तथा होठों के किनारे फटने लगते हैं जब हमारे शरीर में इसकी कमी हो जाती है, अभी भी हमने आपको बताया। और इसका मुख्य स्रोत क्या है देखिए राइबोफ्लेविन का, तो मुख्य स्रोत है दूध, दही, पनीर, अंडा, मांस, कलेजी, हरी सब्जी, दाल, मुर्गी, मछली, ये सब है। इसके बाद है विटामिन B12, ध्यान दीजिएगा, विटामिन B12, अभी अभी क्वेश्चन ये भी आया था, आपने पढ़ा है, इसीलिए मैं ये क्लिप आपको दिखा दे रही हूँ कि आपको किसी भी प्रकार का स्टूडेंट कोई प्रॉब्लम ना हो, आपका डाउट क्लियर हो जाए और आप बहुत अच्छे से अपनी तैयारी कर सको। लाल रक्त कोशिकाओं का ये निर्माण करता है। जब हमारे शरीर में विटामिन B12 की कमी हो जाती है स्टूडेंट, तो आयरन की कमी हो जाती है। इसकी कमी से एनीमिया रोग हो जाता है। इसकी प्राप्ति का स्रोत देखिए मांस, कलेजी, अंडा, दूध, दही, ये सब दूध से बने पदार्थ जो होते हैं उनसे प्राप्त होता है। नियासिन देखिए, इसका कार्य आपको बताया गया है यहाँ पे कि त्वचा, पेट, आंत तथा स्नायु तंत्र को स्वस्थ रखता है। और प्राप्त कहाँ से होता है, तो साबुत अनाज, दाल, मांस, मछली, तिलहन, खमीर, नट से प्राप्त होता है। फॉलिक एसिड देखिए, फॉलिक एसिड क्या करता है, ये भी ब्लड निर्माण में सहायक होता है। इसकी कमी से भी एनीमिया रोग हो जाता है, जिसे ब्लड की कमी हो जाती है, जिसे हम मैग्लोब्लास्टिक एनीमिया कहते हैं। फॉलिक एसिड की कमी से जो एनीमिया रोग होता है, जो ब्लड की कमी हो जाती है, उसको हम क्या कहते हैं, मैग्लोब्लास्टिक एनीमिया कहते हैं। ठीक है, खून निर्माण में सहायक होता है, देखा आपने। और इसकी प्राप्ति का स्रोत क्या है, फल, काष्ठफल, अनाज, दाल, तिलहन, सब्जी, दूध इत्यादि। ठीक है स्टूडेंट, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसमें लौह तत्व पाया जाता है। लौह तत्व मतलब आयरन। आयरन किससे प्राप्त होता है, तो ऑप्शन दिया है कलेजी, गुर्दा, मांस, मछली, अंडा, तिलहन, दाल, फल और गुड़, सूखे मेवे, फल और सब्जी। तो उपयुक्त सभी से हमको अच्छी मात्रा में आयरन की प्राप्ति होती है। नेक्स्ट देखिए, शरीर की सारी वसा, सारा ग्लाइकोजन तथा प्रोटीन का 56% क्षय होने के बाद भी मनुष्य जीवित रह सकता है, किंतु शरीर में उपस्थित जल का 26% भी क्षय होने से मनुष्य मरणासन अवस्था में आ जाता है। यह कथन निम्नलिखित में से किसका है। पहले हम कथन को समझते हैं, फिर हम आपको बताते हैं कि यह कथन किसका है। कथन में कहा गया है कि यदि शरीर से फैट और कार्बोहाइड्रेट मतलब ग्लूकोज और प्रोटीन का यदि 56% मतलब 50% से भी ज़्यादा अगर ख़त्म हो जाता है, हमारे शरीर में नहीं बचता, ख़त्म हो जाता है, तो भी मनुष्य जीवित रह सकता है। कहने का मतलब अगर आप एक सप्ताह खाना नहीं खाते हो तो जीवित रह सकते हो, परंतु यदि जल का 26% भी ना, 26% मतलब 20% से थोड़ा सा ज़्यादा, अगर 26% भी हमारे शरीर से जल खत्म हो जाए तो व्यक्ति मरणासन हो जाएगा और संभव है कि व्यक्ति की मृत्यु भी हो जाए। ठीक है, यहाँ जल की इम्पोर्टेंसी को आपको बताया गया। ये कथन किसका है, ऑप्शन दिया है रबनर का, रॉबिन्स का, D.F. टर्नर का, शुभांगिनी जोशी जी का। तो हमारा राइट ऑप्शन है स्टूडेंट रबनर का। रबनर महोदय ने जल के महत्व को बताते हुए कहा कि यदि हमारे शरीर से वसा, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन 56% लॉस हो जाता है तो कोई व्यक्ति मरणासन नहीं हो सकता है। वीकनेस बहुत ज़्यादा होगी, वो अलग की बात है, लेकिन मर नहीं सकता है। जबकि उसका 50% ही सही, अगर केवल 26% व्यक्ति के शरीर से जल लॉस हो जाता है तो वो मरणासन हो जाएगा, मरने की अवस्था में आ जाएगा। अच्छा, अब यहाँ एक प्रश्न आता है स्टूडेंट, ध्यान रखिएगा कि हमारे शरीर का कितना % भाग जल होता है, तो 71% जो भाग होता है वो जल का होता है। ठीक है, अगला देखिए क्वेश्चन, 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से कितने कैलोरी ऊर्जा की प्राप्ति होती है। 4 किलो कैलोरी, 5 किलो कैलोरी, 3 किलो कैलोरी, 8 किलो कैलोरी। ये द मोस्ट भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये PYQ है स्टूडेंट, पिछली बार ये क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम में। बहुत अच्छे से इसको तैयार करिए, बहुत इजी भी है
देखिए 3 फैक्टर यहाँ याद रखिएगा, तीनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 3 में से एक क्वेश्चन आना पक्का है। पहला कार्बोहाइड्रेट के संबंध में याद रखिएगा कि 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट खाने से 4.12 किलो कैलोरी ऊर्जा की प्राप्ति होती है। तो यहाँ दशमलव नहीं दिया है आपको, सीधे सीधे 4 पूछा जा रहा है, तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका 4। ठीक है, जब आप 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट खाएंगे तो आपको 4 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलेगी। 1 ग्राम प्रोटीन खाएंगे तो 4 किलो कैलोरी, जितना कार्बोहाइड्रेट उतना प्रोटीन से भी आपको ऊर्जा मिलेगी। लेकिन जब आप वसा 1 ग्राम खाते हैं, फैट आप 1 ग्राम खाते हैं, तो आपको 9.2 किलो कैलोरी ऊर्जा की प्राप्ति होती है, 2 गुना से भी ज़्यादा। ठीक है, वसा से, ध्यान दीजिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आया भी गया वही, 1 ग्राम प्रोटीन कितने किलो कैलोरी ऊर्जा प्रदान करता है? राइट ऑप्शन क्या होगा आप बताइए? 4 किलो कैलोरी, अभी तो बताया ना, 1 ग्राम प्रोटीन से 4 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्ति होती है। अब आप हमारा एक क्वेश्चन बताइए, 1 ग्राम वसा खाने से कितने कैलोरी ऊर्जा मिलेगी? तो राइट आंसर क्या जाएगा? 9 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलेगी। ठीक है, 1 ग्राम वसा आप खाएंगे तो 9 किलो कैलोरी आपको ऊर्जा मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, भोज्य पदार्थ को कितने आधारी भोज्य समूह में बांटा गया है? भोजन हम ग्रहण करते हैं तो इसके भोज्य पदार्थ के समूह को कितने भागों में बांटा गया है? तो 7 भागों में बांटा गया है। 2021 का जो टीजीटी का क्वेश्चन था, पेपर हुआ था एग्जाम स्टूडेंट, उसमें ये क्वेश्चन आया हुआ था, तो ध्यान दीजिएगा, बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, जन्म से लेकर मृत्यु तक विभिन्न अवस्थाओं में आदर्श तथा संपूर्ण आहार क्या है? जब बच्चा जन्म लेता है तब से लेकर के मृत्यु तक, वृद्धावस्था के पश्चात, जब तक कि व्यक्ति का मृत्यु नहीं हो जाता, विभिन्न अवस्थाओं में आदर्श एवं संपूर्ण आहार किसे कहते हैं? अनाज, हरी सब्जी, दूध और फल। ये तो आपको पता ही है, एक बच्चा जन्म लेता है तो अनाज नहीं खाता, हरी सब्जी भी नहीं खाता, फल भी नहीं खाता, लेकिन दूध एक ऐसा आहार है जो कि हर स्टेज के, हर अवस्था के लोगों के लिए संपूरक आहार होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आंखों की सुरक्षा के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक है? ये तो आपको पता होना चाहिए। आंखों के लिए विटामिन ए जो होता है वो सहायक होता है। विटामिन ए ऑप्शन यहाँ सही हो जाएगा। ऑप्शन क्या क्या दिया है? विटामिन डी, विटामिन सी, विटामिन बी, विटामिन ए, तो हमारा राइट आंसर है स्टूडेंट विटामिन ए। ठीक है, विटामिन ए को रेटिनॉल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? रेटिनॉल कहते हैं। रेटिना से संबंधित होने के कारण इसको रेटिनॉल विटामिन भी कहते हैं। जब हमारे शरीर में विटामिन ए की कमी हो जाती है तो रतौंधी नामक रोग हो जाता है। रतौंधी क्या होता है कि हमको कम रोशनी में दिखाई बिल्कुल नहीं देती है, अंधेरे में तो दिखाई किसी को नहीं देती है, लेकिन जब रोशनी कम होती है तो हमको दिखाई बिल्कुल नहीं देती है। अब प्रश्न उठता है कि विटामिन ए की प्राप्ति का स्रोत क्या है? तो जितने भी पीले और लाल फल होते हैं, जितने भी पीले और लाल सब्जी होती है, उन सभी से हमको विटामिन ए अच्छी मात्रा में प्राप्त होते हैं। जैसे टमाटर, आम, नारंगी, अनार, चुकंदर, इन सब से हमको अच्छी मात्रा में विटामिन ए की प्राप्ति होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, शरीर की सामान्य वृद्धि के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है? सामान्य वृद्धि के लिए पूछ रहा है। वृद्धि और विकास का काम प्रोटीन करता है। नवीन कोशिकाओं का निर्माण प्रोटीन करता है। इसके साथ आयोडीन का भी हमारे वृद्धि में महत्वपूर्ण योगदान होता है। तो यहाँ ऑप्शन क्या क्या दिया है स्टूडेंट? खनिज लवण, कैल्शियम, फास्फोरस, लौह लवण और आयोडीन। तो हमारा राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? आयोडीन। जब हमारे शरीर में स्टूडेंट आयोडीन की कमी हो जाती है तो आयोडीन की कमी से घेंघा, ग्वाइटर जिसे आप कहते हैं, इंग्लिश में ग्वाइटर कहते हैं, हिंदी में घेंघा रोग कहते हैं और गलगंड भी कहते हैं। जो गले के पास आपकी थायराइड ग्रंथि होती है उसमें सूजन हो जाता है, जिसे हम थायरॉक्सिन कहते हैं। ठीक है, थायरॉक्सिन हार्मोन से निकलता है, उस ग्रंथि में सूजन हो जाती है, तो इसे हम क्या कहते हैं? गलगंड या ग्वाइटर रोग कहते हैं।
आयोडीन की हमें प्राप्ति कहाँ से होती है, इसका सोर्स क्या है? तो वर्तमान समय में स्टूडेंट जो नमक है, नमक आप जो खाते हैं इसमें आपको आयोडीन मिला करके प्रोवाइड कराया जाता है। आप जितना पर्याप्त नमक खा लेते हैं उससे आपकी आयोडीन की आवश्यकता की पूर्ति हो जाती है। ठीक है स्टूडेंट, आगे हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।